हेलो दोस्तों स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर का ये टॉपिक है सेमीकंडक्टर अर्धचालक, और अर्धचालक में टॉपिक है ठोसों में ऊर्जा बैंड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रत्येक ठोस होते हैं या कोई प्रत्येक वस्तु होती है वो सभी वस्तु परमाणु से मिलकर बनी होती है। परमाणु किसे कहते हैं? तो परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा भाग होता है। ठीक है। अब परमाणु के मध्य क्या होता है? धनावेशित नाभिक होता है। जैसे कि आप तो ये देख सकते हैं, चलिए इस फिगर पे एक्सप्लेन करते हैं। ये परमाणु है और परमाणु का ये सबसे बीच वाला भाग है, ये धनावेशित होता है। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं और इसकी बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। इनकी कक्षाएं जो होती हैं इनके ऊर्जा स्तर को बताती है। जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे ऊर्जा स्तर क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। ठीक है। यहाँ पे सबसे अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, इससे कम, इससे कम, इससे कम। क्लियर है? तो इसलिए इसको बोला जाता है विविक्त ऊर्जा स्तर। मतलब अलग अलग ये क्या बताती हैं? ऊर्जा स्तर को बताती हैं। क्लियर? तो जब इस यहाँ पे एक और चीज आप देख सकते हैं कि जब भी इस परमाणु में से एक परमाणु दूसरे परमाणु के करीब आता है तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं। जैसे वो करीब आती हैं तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं। ओवरलैप करने के कारण जैसे कि आप देख रहे होंगे ये परमाणु के ऊपर दूसरा वाला आया है तो इसकी कक्षाएं इस कक्षा पे क्या कर गई हैं? ओवरलैप कर गई हैं। ओवरलैप करने का मतलब देखिए दोनों अलग अलग हैं तो ये इनके ऊपर आ गई हैं। कुछ इस प्रकार से ओवरलैप का मतलब है। ठीक है। तो जब ओवरलैप करती हैं तो ओवरलैप करने के कारण यहाँ पे जो एक परमाणु होता है दूसरे परमाणु को क्या कर लेता है? ढक लेता है। और ढकने के कारण नाभिक इलेक्ट्रॉन में वह इलेक्ट्रॉन के बीच कुछ बल लगने लगता है। ठीक है। और इन बल पे कार्य करता है कुछ अन्योन क्रियाएं होती हैं। जैसे अन्योन क्रिया का मतलब अलग अलग बल के कारण की होती है। जैसे न्यूट्रॉन पे बल लगता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे लगाता है या इलेक्ट्रॉन पे लगाता है। आप बोल सकते हैं तो सर न्यूट्रॉन कैसे लगाएगा? तो भाई न्यूट्रॉन नहीं, नाभिक पे बल लगाता है, नाभिक इलेक्ट्रॉन पे बल लगाता है, जिसके द्वारा इनके बीच में कुछ अतिव्यापित भाग उत्पन्न होते हैं। ठीक है। किसके कारण? बल लगाने के कारण यहाँ पे अतिव्यापित भाग उत्पन्न होता है। ठीक है। और उस अतिव्यापित भाग के कारण यहाँ पे ऊर्जा स्तर अलग अलग की ऊर्जा स्तर बनती हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए ओवरलैप किया तो ये अलग अलग से ऊर्जा स्तर बनी। क्लियर है यहाँ तक? ऊर्जा पूछता है अन्योन क्रियाएं क्या होती हैं? तो जब नाभिक में बल लगाए, जब नाभिक इलेक्ट्रॉन पे बल लगाए या इलेक्ट्रॉन पे बल लगाए तो इन क्रियाओं को बोलते हैं अन्योन क्रियाएं और इसमें अलग अलग से बल लगते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कारण ना ऊर्जा स्तर में बैंड बन जाती हैं और उस बैंड के नाम कुछ इस प्रकार हैं। देखिए हम क्या बोले थे कि ऊर्जा स्तर में क्या बन जाती हैं? पट्टियां बन जाती हैं। ठीक। और ये पट्टियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? संयोजी ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड, ऊर्जा अंतराल। संयोजी ऊर्जा बैंड को लिखते हैं ईवी से बैलेंस बैंड, चालन को लिखते हैं ईसी से कंडक्शन बैंड, और ऊर्जा अंतराल को लिखते हैं ईजी से। ईजी मतलब बैंड गैप। ठीक है। ऊर्जा अंतराल। क्लियर है? अब बात करते हैं हम संयोजी ऊर्जा बैंड की। ध्यान से सुनिएगा। हर टॉपिक का आपको अलग अलग वीडियो भी मिल जाएगा और सारे टॉपिक एक ही में कवर एक वीडियो भी मिल जाएगा। तो आप अलग अलग करना है तो अलग अलग वाले पे जाके देख लीजिएगा। सुनिए संयोजी ऊर्जा बैंड होता क्या है? इसको बोलते हैं बैलेंसिंग बैंड और इसे ईवी से लिखते हैं। बैलेंसिंग बैंड को किससे लिखते हैं? ईवी से लिखते हैं। क्लियर है? इस बैंड में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। ठीक है। इस बैंड में इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है। इनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बंधे रहते हैं और संयोजी बंध से बंधे होते हैं। कौन से बंध से बने होते हैं? संयोजी बंध से बने रहते हैं। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं संयोजी ऊर्जा बैंड क्या होता है? तो वह ऊर्जा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे तो होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में ना पाने के कारण ये धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का चालन नहीं कर सकता है। ठीक है। तो हम
अगर आगे एक नंबर में ऊर्जा बैंड क्या होता है तो आप बता दोगे कि ऊर्जा बैंड भरे तो होते हैं इलेक्ट्रॉनों द्वारा, लेकिन इनके इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते, इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जिसके कारण विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, ठीक। और ऐसा एक फिगर बना दीजिएगा और बता दीजिएगा भैया ये कौन सा बैंड है, ये संयोजी बैंड है। क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत हो आपको तो आपको व्हाट्सअप नंबर मिलता है, आप डायरेक्ट वहाँ पे चैट कर सकते हैं, देन आपकी दिक्कत को दूर किया जाएगा और नोट्स वगैरह आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप का नंबर नीचे स्क्रीन पे आ जाएगा, आप नोट कर सकते हैं वहाँ से और कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला आता है चालन बैंड। चालन बैंड क्या होता है? तो भैया चालन बैंड इसको इसी से दिखाते हैं और यह संयोजी बैंड के ऊपर स्थित होता है। किसके ऊपर स्थित होता है? संयोजी बैंड के ऊपर स्थित होता है। इसमें ऊर्जा न्यूनतम होती है, इस बैंड में ऊर्जा क्या होती है? न्यूनतम होती है। और किसके ऊपर स्थित होता है? तो यह चालन बैंड संयोजी बैंड के ऊपर स्थित होता है। मतलब अगर ये संयोजी बैंड है तो इसके ऊपर वाला बैंड को क्या बोलेंगे? चालन बैंड। क्लियर है? अब चालन बैंड में ऊर्जा नहीं होती है। चालन बैंड में क्या नहीं होता? ऊर्जा नहीं होती है, पूर्णतः क्या होता है? खाली होता है। लेकिन बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए तो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अगर इस बैंड में चालन बैंड में अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में होता है? वो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हम पूछें मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में होता है तो आप कहोगे चालन बैंड में, ना कि संयोजी बैंड में। संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन वो मुक्त नहीं होता है, लेकिन चालन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मुक्त अवस्था में होता है, जिसके कारण इस बैंड में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था होने के कारण इस बैंड में विद्युत धारा का चालन कर सकता है। तो ये बैंड क्या करता है? विद्युत धारा का चालन कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट? चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो वीडियो बन रहा है बोर्ड पर्पज से ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, कि बोर्ड के बच्चे अगर पढ़े हों ना पढ़े हों तो इजी वे में उनको समझ में आ जाए। तो प्रॉपर नोट्स को यहाँ पे स्क्रीन पे कर दिया जा रहा है और आप वहाँ से इसको समझ लीजिए और वापस से यही चीज़ तैयार कर लीजिए। बात आता है ऊर्जा अंतराल का। ऊर्जा अंतराल क्या होते हैं? ठीक है, तो देखो संयोजी बैंड व चालन बैंड के बीच का, संयोजी बैंड और चालन बीच के बीच का जो ऊर्जा का अंतर होता है, किसका अंतर होता है? ऊर्जा का अंतर होता है, उसे हम ऊर्जा अंतराल कहते हैं। जो भी ऊर्जा का अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा अंतराल कहते हैं। क्लियर है? दिमाग में डाल लीजिएगा, किस बैंड के फिगर दिखा दे रहे हैं आपको, अच्छे से याद रखिएगा। इसको हम कहते हैं चालन बैंड, चालन बैंड, और इसको संयोजी बैंड। ठीक है, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा अंतराल। ठीक है, दिमाग में डाल लीजिएगा। चालन बैंड सबसे ऊपर होता है, संयोजी बैंड नीचे होता है। चालन बैंड को कंडक्शन बैंड ईसी से दिखाते हैं, संयोजी बैंड को बैलेंस बैंड ईवी से दिखाते हैं और ऊर्जा अंतराल को ईजी से दिखाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आपको आसानी हो इसलिए लिख के नहीं पढ़ाया जा रहा है कि चीज़ें सिलेबस जल्दी आपका कवर हो और आप इजी वे में इसको पढ़ पाएँ। वापस से लिख लिख के पढ़ाना तो फिर टाइम का बर्बादी है। और यही चीज़ बता रहा है कि भाई इनके आधार पे पदार्थों को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कौन कौन से पदार्थों को बांटा जाता है इनके आधार पे, एक बार थोड़ा सा सोच लीजिए, अगर सोच पाते हैं तो, नहीं तो फिर हम इसको एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। देखिए अर्धचालक, तो अर्धचालक होते हैं जो वो 2 प्रकार के होते हैं निम्नतः, एक निज अर्धचालक और एक बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक को बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक। ठीक है, ये शुद्ध क्यों होता है? तो ये शुद्ध नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ भी मिलाया नहीं गया है, इसलिए ये शुद्ध होता है। इसको सिलिकॉन या जर्मेनियम से बने होते हैं और इसमें किसी और को नहीं मिलाया गया होता है। मतलब ये सिलिकॉन का आपको दिख रहा होगा, सिलिकॉन के बॉन्ड है तो ये सिर्फ सिलिकॉन से ही जुड़े हैं। और चूँकि सिलिकॉन के लास्ट कक्षा में, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी अलग से हम इसमें इम्प्योरिटी नहीं मिलाए हैं।
इसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। ये 0 केल्विन ताप पर परम शून्य ताप पर होता है। परम शून्य ताप पर बॉन्ड इसके सारे जुड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही हम ताप बढ़ाते हैं इनके बॉन्ड क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो जो निज अर्धचालक है वो अब उसमें धारा का प्रवाह होने लगता है, ठीक है। वरना परम शून्य ताप पर इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पूछता है परम शून्य ताप क्या होता है, तो 0 केल्विन जो होता है परम शून्य ताप होता है और इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक। अब आता है बाह्य अर्धचालक। तो बाह्य अर्धचालक क्या होता है, ये शुद्ध अर्धचालक नहीं होता है, ठीक है। बाह्य अर्धचालक मतलब बाहर से कुछ ना कुछ इसमें इम्प्योरिटी मिलाई गई होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी है कि ये शुद्ध अर्धचालक नहीं है, ठीक है। इसमें क्या मिलाई जाती हैं, अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, अशुद्धियाँ मिलाकर बनाई जाती हैं। इनमें 5वें और तीसरे समूह की अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। किस समूह की अशुद्धियाँ मिलाई जाएंगी, 5वें और तीसरे समूह की। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये मिला के बनाई जाती हैं। किसमें मिला के बनाई जाती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये मिला के बनाई जाती हैं, क्लियर है। और ये 2 प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार की होती है, एक पी टाइप होता है और एक एन टाइप होता है। अगर हम पूछें बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार का होता है तो क्या बोलोगे, भैया एक पी टाइप होता है और एक एन टाइप होता है। दिमाग में डाल लेना, बाह्य अर्धचालक पी टाइप होता है और एन टाइप होता है, ठीक है। अब इनकी बहुत खास बात है जो आपको एक बार में ही तैयार कर लेनी चाहिए। देखिए एन टाइप में 5वां समूह मिला होता है, 5वां समूह, और पी टाइप में तीसरे समूह। इसमें 5वें समूह का एलिमेंट मिलता है और इसमें तीसरे समूह का एलिमेंट मिलता है। इतना अच्छे से रखिएगा भैया कि अगर हमको एन टाइप अर्धचालक बनाना है तो इसमें 5वें समूह की अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, तो उसे हम कहेंगे एन टाइप अर्धचालक, और पी टाइप अर्धचालक में तीसरे समूह की अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, क्लियर। बढ़ते हैं आगे। देखिए अभी हम बोले हैं एन टाइप अर्धचालक क्या है, इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम में 5वें समूह की अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, तो वो एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 5वें समूह, अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, 5वें समूह मतलब लास्ट क्वेश्चन में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। किस में मिलाया गया, चौथे समूह में। जिसके ऑक्टेट कंप्लीट थे उसमें मिलाया गया। अब जब ऑक्टेट कंप्लीट है इसमें मिलाया गया तो देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। 4 तो बॉन्ड बना लिए, 5वां क्या हो गया, खाली हो गया। तो जो खाली हुआ है इसको कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जिस परमाणु से खाली हुआ है इसको कहते हैं दाता परमाणु। कौन सा परमाणु कहते हैं, दाता परमाणु। तो हम पूछे एन टाइप अर्धचालक में क्या पाया जाता है, तो कहोगे पहला सर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन और दाता परमाणु। दाता परमाणु मतलब हमेशा ये कैसा रहेगा, परमाणु पॉजिटिव रहेगा और इलेक्ट्रॉन तो भाई माइनस होता ही है, ठीक है। तो हम पूछें कि भाई दाता परमाणु किसमें होता है, तो क्या बोलोगे, एन टाइप अर्धचालक में। और सर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं, डॉट से दिखाते हैं, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट। देखिए ये चैप्टर बहुत ही इजी है, अगर आप इसको सही ढंग से केवल लेक्चर सुन लिए तो चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाएंगे। तो फुल फोकस कीजिए लेक्चर सुनने का, जितना अधिक से अधिक आप लेक्चर को सुन पाएंगे उतना ही अधिक से अधिक चांसेस है कि आप डाउट आपके उतने ही अधिक क्लियर होंगे, ठीक। चलिए बात करते हैं पी टाइप अर्धचालक की। तो अभी बताया है पी टाइप अर्धचालक में तीसरे समूह की अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। पी टाइप अर्धचालक में तीसरे समूह की अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, ठीक। तो ये पी टाइप अर्धचालक बनता है, याद रखिएगा। कौन से समूह, तीसरे समूह। थोड़ा सा फिगर देख लिया जाए इसका, आ जाओ भाई।
देखिए तीसरे समूह की अशुद्धियां मतलब इसके लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए 3 से तो ये बॉन्ड बना लिया, ये सिलिकॉन ने वगैरह और कुछ भी जोड़ लिया, 3 से ये बॉन्ड बना लिया, लेकिन चौथे बॉन्ड बनाने के लिए इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके पास है नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कोटर है, ठीक है, जो जगह खाली है उसको हम क्या बोलते हैं, कोटर बोलते हैं, ठीक है। और ये कोटर कैसा होता है, धनात्मक होता है, मतलब इसकी जगह क्या है, धनात्मक है, क्लियर है। और इसके पहले वाले में क्या था, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, इसमें मुक्त कोटर पाए जाते हैं। तो ये काम क्या करेगा भाई, जगह खाली है तो इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा, और इलेक्ट्रॉन ढूंढने से भी क्या हो, या तो इलेक्ट्रॉन जाए या तो इलेक्ट्रॉन आए, दोनों कंडीशन में विद्युत का चालन होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को समझ लीजिए। और देखिए वर्ड को सुनिए, ठीक है, चीज़ें अपने आप से तैयार होंगी, ज़्यादा इस पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आपसे क्या है कि अशुद्धियाँ क्या होती हैं, इम्प्योरिटी क्या होती हैं। तो देखिए अब हम क्या है कि अशुद्धियाँ क्या होती है, बताओ वो अशुद्धियाँ क्या है। तो आपके घर में अगर चावल है, चावल में कंकड़ मिल जाएगा तो कंकड़ क्या कहलाएगा, भैया ये अशुद्धियाँ हैं। वैसे ही जैसे हमारे पास चालक था, उसमें जो बॉन्ड बने थे, अलग से कोई तीसरा आ गया तो तीसरा क्या कहलाएगा, अशुद्धि कहलाएगा। तो जो भी चीज़ अलग से मिलाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अशुद्धियाँ कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक दाता अपद्रव्य मतलब अशुद्धियाँ, ठीक है ना। तो एक दाता अशुद्धि जो अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन प्रदान करती है, जो अर्धचालकों में क्या प्रदान करती है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करती है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, दाता अपद्रव्य मतलब दाता अशुद्धि, ठीक है। और इसका संयोजकता कितना होता है, 5, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी। और ग्राही अपद्रव्य मतलब जो ग्रहण करने वाली अशुद्धियां वो कौन सी हैं, तो जो तीसरे समूह की होती हैं वो ये काम करती हैं। जैसे आप कोटर की बात कर लो तो वो क्या करेगा, लेगा, ठीक है। वे पदार्थ जो अर्धचालक में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखे उसको हम क्या कहेंगे, ग्राही अपद्रव्य। क्लियर है। और इसमें संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 3 संयोजकता वाली होनी चाहिए। उधर कितनी थी, 5 संयोजकता वाली। तो 3 संयोजकता वाली जितनी भी लास्ट कक्षा में 3 संयोजकता वाली होंगी, जैसे एल्युमिनियम, बोरान, ये सब किस में आएंगे, ग्राही अपद्रव्य में। क्लियर, चलो ठीक, पढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन आता है कि निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, शुद्ध अर्धचालक तो जिसमें कोई भी बाहर से एलिमेंट ना मिलाया गया हो, वो सब क्या होंगे, शुद्ध अर्धचालक होंगे। जैसे एल्युमिनियम, सिलिकॉन वगैरह में बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो उनकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। और ये चौथे समूह की क्या होते हैं, तत्व होते हैं। ये ठोस की रचना करते हैं, जैसे कि आप अष्टक पूरा करते हुए ये संयोजी बंध बनाते हैं, ठीक है। याद रखना भाई, इनमें बंध कौन सा होता है, शुद्ध अर्धचालक में तो संयोजी बंध होता है, ठीक। और कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें मुक्त नहीं होता। मुक्त नहीं होने के कारण ही ये क्या नहीं कर सकता है, विद्युत का चालन नहीं कर सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर इलेक्ट्रॉन मुक्त होता तो किसका चालन होता भाई, विद्युत का चालन होता। इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है तो विद्युत का चालन नहीं होगा, ठीक है। और ये अचालक के भांति व्यवहार करता रहता है। जैसे अब देखिए सीन क्या होता है इसका, कि यहाँ पे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर जैसे बढ़ा मतलब 0 केल्विन से टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, 0 केल्विन से ज़्यादा हुआ, परम शून्य ताप से अधिक हुआ, तो जो इसके बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। और बॉन्ड टूटने के कारण ही इसमें धारा का प्रवाह हो पाता है, ठीक। अगर बॉन्ड नहीं टूटते तो धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। बॉन्ड टूटने के कारण क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मुक्त हो गया। इलेक्ट्रॉन मुक्त होते ही धारा का प्रवाह शुरू होता है, ठीक है। और जिन जगहों से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, सपोज दैट कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, चलो एक और बेहतर करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकला वहाँ पे होल आ जाता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। और जिसके कारण कोटर बनता है और इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जो खाली जगह होता है उसे हम कोटर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण जो खाली जगह बनता है उसे हम कोटर कहते हैं। ये भी आता है 1 नंबर में, ये क्वेश्चन आते हैं कि भैया कोटर क्या होता है, जिस जगह से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोटर कहते हैं। थोड़ा ये फिगर पे गौर कीजिए।
देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मुक्त हो गया, तो इलेक्ट्रॉन तो मुक्त हो गया, इसको हम किससे दिखाएंगे, डॉट से, और जो जगह खाली हुआ इसको हम किससे दिखाएंगे, कोटर। ठीक है, ये दाता परमाणु है, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो दाता, जो इलेक्ट्रॉन ले लिया वो ग्राही। क्लियर, चलो आगे बढ़े। ठीक, हाँ ये कब होता है भैया, तो ये साधारण ताप पे होता है, और साधारण ताप पे 1 लाख में एक आध बॉन्ड ऐसे होते हैं जो टूटते हैं और जिनके कारण इसमें चालकता होती है, और जो चालकता होती है बहुत कम होती है। ठीक, आ रही बात समझ में, इलेक्ट्रॉन टूटने के कारण इसमें चालकता तो होती है, लेकिन वो चालकता क्या होती है, बहुत ज्यादा ही कम होती है। कोई डाउट यहाँ तक? यदि चालकता बढ़ानी हो तो क्या करेंगे, अगर किसी अर्धचालक की चालकता आपको बढ़ानी हो तो क्या करोगे, तो सर अर्धचालक की चालकता बढ़ानी है तो हम उसमें उसकी ताप को बढ़ा दें। ठीक है, उसके ताप को बढ़ा दें, पहला कंडीशन शुद्ध है, लेकिन हमको चालकता बढ़ानी है, सर ताप बढ़ा दीजिए, चालकता अपने आप बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड सहसंयोजी बंध क्या होंगे, टूट जाएंगे। क्लियर, आ जाओ भाई, फिर से वही चीज है, थोड़ा सा देख लो यार, जब आ ही गया तो देख ही लेते हैं ना। भैया बोल रहे हैं एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, तो जिसमें 5वें समूह को मिला देंगे वो एन टाइप बनाएगा, जिसमें तीसरे समूह को मिलाएंगे वो पी टाइप बनाएगा। पूछ दिया पी टाइप अर्धचालक। ठीक, अर्धचालक, तो पी टाइप अर्धचालक में कौन से समूह बनेगा, तीसरा समूह मिलेगा, तीसरा समूह। और एन टाइप अर्धचालक में क्या बन रहा था, तो एन टाइप अर्धचालक में 5वां समूह, 5वां समूह का तत्व मिलाओगे तो एन टाइप अर्धचालक मिलेगा, तीसरे का। तो थोड़ा एक और चीज बताओ, 5वें समूह का अगर हम एन टाइप की बात कर रहे हैं, एन टाइप की बात कर रहे हैं, एन टाइप की बात कर रहे हैं बाबू, तो एन टाइप वाले में सीन क्या है कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, और जो परमाणु होती है वो परमाणु कैसी होती है, दाता परमाणु होती है। दाता परमाणु मतलब दिखाओगे कैसे, पॉजिटिव। ठीक है, और पॉजिटिव के साथ क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन मुक्त है। क्लियर है, और दूसरा वाला होता तो वहां पे क्या दिखाते, ग्रहण कर रहा है, तो वो परमाणु कैसी होती, निगेटिव, और वहां पे क्या बनता, कोटर। इस चीज को ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव के साथ क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन, और ये किस में है, ये एन टाइप में है, एन टाइप, और ये किस में है बाबू, ये पी टाइप में है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। पूछता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाने का क्या कारण, कैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा सकते हैं, तो अशुद्धियां मिलाने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, यह संख्या लाखों में होती है। और पूछता है कि क्रिस्टल में जितना मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा उसकी चालकता क्या होगी, तो भाई जितना ही मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा चालकता उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, नेक्स्ट, संधि डायोड या पीएन संधि डायोड। संधि मतलब जोड़, डायोड, डायोड मतलब क्या, जो 2 इलेक्ट्रोड रखता हो। क्या रखता हो, जो 2 इलेक्ट्रोड रखता हो, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक निगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किस पे रहेगा, पी पे, अभी बताया हम आपको, और निगेटिव इलेक्ट्रोड किस पे रहेगा, एन पे। क्लियर, तो इसका सिंबल देखो क्या होता है, इसको ऐसे, ये पी होता है, और इसको एन को ऐसे दिखाते हैं। अब जब हम इसको संधि बनाते हैं तो ये पी टाइप को लेते हैं और एक एन टाइप को लेते हैं, इसको जोड़ देते हैं, और ऐसा आपको डायग्राम दिखेगा तो इसे हम कहेंगे पीएन संधि डायोड। ठीक है, पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालकों को जोड़ के जो संधि डायोड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक कोई डाउट, पीएन संधि डायोड 100%। चलो क्या बोलोगे सर, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक को जोड़ने से जो डायोड बनता है उसे पीएन संधि डायोड करते हैं, और जहाँ पे जुड़ता है इसे हम संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। अब जोड़ने का तरीका देखते हैं हम कैसे जुटने वाला है ये। ठीक है, आपको नोट्स प्रॉपर मिल जाएंगे, आप यहाँ पे नोट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक, नोट्स प्रॉपर मिलेंगे आपको। चीज़ों को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। पीएन संधि डायोड आखिर काम कैसे करता है, कैसे जुड़ता है, क्या है ये पीएन संधि डायोड। जैसा कि हम आपको अभी दिखाए थे कि
पी टाइप और एन टाइप को हम ऐसे कुछ जोड़े हुए थे, और ये रहा पी टाइप और ये रहा एन टाइप, तो इसको बोलते हैं पियर्सन डायोड। जब इसको जोड़ेंगे तो कुछ चीज़ें होंगी, अलग अलग था, जब तक ये अलग अलग था तो कुछ इस प्रकार था, ये हो गया पी और ये हो गया एन। पी वाले में क्या पाया जाता है सर, जो परमाणु होते हैं निगेटिव होते हैं, इसमें कोटर पाया जाता है। जो परमाणु होते हैं कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं, इसमें क्या पाया जाता है, कोटर पाया जाता है, ठीक है। और एन वाले में परमाणु होते हैं पॉजिटिव और इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, परमाणु होते हैं पॉजिटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, परमाणु होते हैं पॉजिटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? जैसे ही हम इसे जोड़ते हैं, जैसे ही समझो कि जोड़ोगे तो क्या होगा, सीन क्या निकलने वाली है, तो सर इसके इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है ये जगह खाली है तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और जब मूव करते हैं तो इसके बीच में बन जाता है एक लेयर, और वो लेयर में परमाणु, तो भाई परमाणु थोड़ी ना मूव करेगा, मूव तो इलेक्ट्रॉन और कोटर करेंगे, और कोटर इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा कोटर के मूव करने का विरोध करता है, तो इलेक्ट्रॉन खुद ही अपनी जगह से दूसरी जगह आना शुरू हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो डिप्लीशन लेयर तैयार होती है। वो डिप्लीशन लेयर कुछ आपको ऐसे दिखाई देगी, जिसको अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत संधि को जोड़ने की वजह से होती है, जैसे संधि जोड़ेंगे अवक्षय परत बनता है। इधर सारा के सारा क्या हो गया, निगेटिव पॉजिटिव, इधर क्या हो गया, निगेटिव, और इनके जुड़ने के कारण ही इसमें बहुत क्षीण मात्रा में धारा प्रवाहित होती है। आप यहाँ पे एक और चीज़ दे सकते हो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा है, ठीक। याद रखिएगा अवक्षय परत कब बनता है, जब पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ा जाता है तो अवक्षय परत बनता है, ठीक। हाँ, एक चीज थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीएन संधि डायोड में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कोटर कितना होता है। तो भाई जितना कोटर होगा उतना ही क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा। पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होता है जिसको हम कोटर कहते हैं। पी टाइप अर्धचालक में क्या होता है, बहुसंख्यक आवेशवाहक होता है जिसे हम कोटर कहते हैं, और इसे होल भी कहते हैं इंग्लिश में, और पॉजिटिव होता है। ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और इसके जो परमाणु होते हैं, इनके परमाणु को ग्राही परमाणु कहते हैं। और एन टाइप में अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एन टाइप में बहुसंख्यक आवेशवाहक के रूप में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और इसके जो परमाणु होते हैं वो परमाणु दाता परमाणु होते हैं। कौन से, दाता परमाणु। दाता मतलब देने वाला, ग्राही मतलब लेने वाला, ठीक है। तो पी टाइप क्या, ग्राही परमाणु, एन टाइप क्या, दाता परमाणु, ठीक। पी टाइप में कौन से बहुसंख्यक रूप, बहुसंख्यक में क्या पाए जाएंगे, पी टाइप में बहुसंख्यक में क्या पाए जाएंगे, तो पी टाइप में बहुसंख्यक में कोटर पाए जाएंगे। एन टाइप में बहुसंख्यक में क्या पाए जाएंगे, तो एन टाइप बहुसंख्यक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बढ़े आगे। फिगर ध्यान रखिएगा, फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जितना अच्छा आपका फिगर बनेगा उतनी अच्छे आपके नंबर्स आने वाले हैं। हाँ, फिर बोल रहा था कि यहाँ पे एक टर्म बोल रहे हैं कि क्या होता क्या है जोड़ने में। तो पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं तथा एन क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं जब हम जोड़ते हैं किसको, संधि को, ठीक है, डायोड को जोड़ते हैं तो ऐसा होता है। पी क्षेत्र के कोटर कहाँ जाएंगे, एन की तरफ, और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पी की तरफ। और क्योंकि संधि पर जाके एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन। भाई जितना प्लस इधर से जाएगा उतना माइनस उधर से आ रहा है, तो दोनों को क्या कर दिया, उदासीन। और इस समय दाता परमाणु और ग्राही परमाणु की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। जब जुड़ जाते हैं तो दाता परमाणु और ग्राही परमाणु की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और कोटर आपस में मिलकर क्या हो गए, उदासीन। और यहाँ पे एक आंतरिक वैद्युत वाहक क्षेत्र उत्पन्न होता है, या इसमें कह सकते हो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसके कारण, कि सर जब कोटर और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को उदासीन कर लिए तो परमाणु परमाणु बने, और परमाणु परमाणु मिलके एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट?
हाँ, अब बोलता है भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर से किधर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा याद रखिएगा एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर, मतलब पी एन जंक्शन डायोड होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसमें डिप्लीशन लेयर बन भी रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एन से पी की ओर होगी, क्लियर, क्योंकि ये इधर माइनस परमाणु हुआ और इधर सब प्लस परमाणु। चलो अभी जो हम आपको बताए थे कि संधि के समीप दाता परमाणु और ग्राही परमाणु एक परत बना लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं, ठीक है, जिसके कारण एक आंतरिक वैद्युत बल उत्पन्न होता है और इस आंतरिक वैद्युत बल को हम EI से प्रेजेंट करते हैं। किसे प्रेजेंट करते हैं, EI से, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन वह कोटर की गति का विरोध करता है, ठीक है ना। ये किसका विरोध करता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कोटर की जो गति होती है, इन दोनों का क्या करता है, विरोध करता है। भैया तुम जहां हो तुम वहां रहो, हम जहां हैं वहां रहेंगे, ठीक। अब सुनो, अवक्षय परत बनने पर संधि पर कोई धारा प्रवाहित होती है, तो भैया अवक्षय परत बनने पर संधि पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन और कोटर मौजूद होते हैं उनकी वैल्यू इतनी कम होती है कि वो धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्लियर है। हाँ, उनके बीच में अन्योन्य क्रियाएं होती हैं जिसके कारण वो उदासीन होती हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो धारा को प्रवाहित कर सके। चलो 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 आ गया। देखो जैसे कि अभी हम आपको दिखाया और बताया भी है कि ये और ये जो इलेक्ट्रॉन थे और जो कोटर थे इस जगह पे देखो मिलके एक दूसरे को उदासीन कर लिए, बचा कौन, धनात्मक परमाणु और ऋणात्मक परमाणु। धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ वैद्युत क्षेत्र होता है, इसलिए आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI प्लस से माइनस की तरफ है, ठीक है। और जितना ये डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर की वैल्यू बढ़ती जाती है, जितना इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर आपस में मिलते जाते हैं, डिप्लीशन लेयर उतना ही बड़ा हो जाता है। लेकिन जब हम संधि कराते हैं तो बहुत बड़ा डिप्लीशन लेयर तैयार नहीं होता है, छोटा डिप्लीशन लेयर तैयार होता है और इसे ही विभव प्राचीर कहते हैं, ठीक है। विभव प्राचीर किसके वजह से होता है, तो ये कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का विरोध करता है। विभव प्राचीर क्या करता है, तो ये कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का विरोध करता है और इसी से अवक्षय परत बनता है, ठीक है। इधर ये ऋणात्मक परत होता है ये वाला, और ये वाला कौन सा होता है, धनात्मक परत। ये इधर का ऋणात्मक परत बोलते हैं इसको, और इधर वाले को क्या बोलते हैं, धनात्मक परत बोलते हैं। परत या परत जो भी आप समझो, यहां तक कोई दिक्कत, ये दाता परमाणु में बता चुके हैं। आंतरिक वैद्युत बल इनके उनके बीच में बनने वाला है। आंतरिक वैद्युत बल जब इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे से मिलते हैं तो बनता है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए, आप मिनट वाइज बता सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो ना, व्हाट्सएप नंबर वगैरह आपको मिल जाएगा, तो आप जैसे इच्छा हो वैसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको बताया जाएगा, ठीक है। और नोट्स अवेलेबल होगा व्हाट्सएप पे, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर या स्क्रीन पे आओ व्हाट्सएप नंबर शो करेगा ऊपर, ठीक, तो आप वहाँ पे ले सकते हो। हाँ, ये चीज़ देखिए भैया, पी एन सन डायोड कार्य करने की विधि। पहले ये बताओ पी एन सन डायोड आखिर बनाया क्यों गया, बनाने का कारण होगा। तो देखिए पहले क्या होता था, जो भी डिवाइसेस होती थी वो बहुत बड़ी बड़ी होती थी। इसका जो काम है वो काम क्या है, करंट को फ्लो कराना इजी वे में, जितनी ज़रूरत है उतनी, ठीक है, उसके हिसाब से हम डायोड बनाते हैं। तो अगर जितना बड़ा डिवाइस होगा उतनी बड़ी चीज़ बनेंगी। और हम आज के टाइम पे हर चीज़ क्या होता जाता है, आज के टाइम पे हर चीज़ कॉम्पैक्ट होता जा रहा है। कॉम्पैक्ट मतलब समझ रहे हैं ना, हर चीज़ क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम डायोड का उपयोग करते हैं। हाँ, अब बोलता है भैया इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में किया जाता है, ठीक है। पहले डायोड या ट्रायोड लगा होता था, ऐसे उपकरण बनते थे। चलिए, पी एन सन डायोड पे कार्य करने की विधि, तो ये दो तरीके से कार्य करता है, एक अग्र अभिनत से, एक पश्च अभिनत से, ठीक है, उत्क्रमण अभिनत से। तो अग्र अभिनत फॉरवर्ड बाइसिंग बोलते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है, जब पी टाइप को प्लस से, देखिए ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा भाई। जब पी टाइप को प्लस टर्मिनल से और एन टाइप को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो इसे हम बोलते हैं अग्र अभिनत, ठीक है ना। पी टाइप को प्लस से और एन टाइप को माइनस से जोड़ते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, अग्र अभिनत। क्लियर है, चलिए
जो हम बोले हैं वही चीज़ है। और इसकी अगर बात करें हम तो अंदर आपको हम बता चुके थे यहाँ पे डिप्लीशन लेयर तैयार था, ये पॉजिटिव परमाणु थे और ये निगेटिव परमाणु था, ठीक है। और यहाँ पे परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन भी थे। ठीक, देखिए जैसे कि इसमें हम जब धारा प्रवाहित किए, धारा प्रवाहित करने के कारण होता क्या है कि इधर से आते हैं, इधर से, ठीक है, इधर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या इधर बढ़ जाती है, जिसके कारण इसमें से धारा प्रवाहित शुरू हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या इधर बढ़ी, इधर कोटर की संख्या बढ़ी, तो फिर से वापस से धारा का प्रवाह होने लगता है। लेकिन ये प्रवाह कब होगा? देखिए जब ये आंतरिक वैद्युत वाहक बल EI इक्वल होगा E के, तो धारा प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। EI ग्रेटर होगा E के, तो भी धारा प्रवाह नहीं होगा। तो भाई होगा कब? जब बाहर वाले बल का, वैद्युत वाहक बल का, अंदर वाले वैद्युत वाहक बल से मान अधिक होगा, तो ही धारा का क्या होगा? प्रवाह होगा। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर अभिनत में ज़रूरी है कि P टाइप को हम पॉजिटिव जोड़ें, N टाइप को निगेटिव जोड़ें, इससे डिप्लीशन लेयर जो होती है पहले से कम हो जाती है और पहले से कम होने के कारण इसमें धारा का प्रवाह अच्छे से होता रहता है। क्लियर है? बाकी नोट्स है तो नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप नोट्स जो हम बोले हैं ठीक सेम चीज़ नोट्स में भी है। हाँ, दिशा की बात करें तो दिशा, अगर अंदर की दिशा की बात करें भाई, यहाँ की दिशा अगर आपको दिखाई दे तो अंदर की जो दिशा है ये N टाइप से P टाइप की ओर होगी, लेकिन बाहर की बैटरी की वजह से जो दिशा होगी वो P टाइप से E टाइप, N टाइप की तरफ होगी। तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखिएगा आप। हाँ, ये नहीं कि एक्साइटमेंट में आके और चीज़ों को गलत कर दें, ठीक है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए कुछ चीज़ों को। नोट नहीं कर सकते हैं तो PDF मिल जाएगा आपको। हो क्या रहा है, चीज़ों को थोड़ा सा और डिटेल करते हैं हम। कह रहा है कि क्या होगा अगर विद्युत वाहक बल का मान हम बढ़ाते जाएं या फिर विभवांतर का मान बढ़ाते जाएं। तो वो विभवांतर का मान बढ़ाते, जैसे हम बढ़ाते जाएंगे धारा का मान उससे बढ़ते जाएगा। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से जितना अधिक जाएंगे या फिर कोटर इधर से जितना अधिक जाएंगे, धारा का प्रभाव उतना ही अधिक होगा। ग्राफ से आप समझ सकते हैं। ग्राफ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे धारा बढ़ रहा है। अच्छा, धारा बढ़ रहा है तो क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नहीं सर, डायरेक्टली नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ इसमें कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंटली रहता तो स्ट्रेट लाइन में फॉर्म होता है, ये कांस्टेंट नहीं है, धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे आप विभव का मान बढ़ाओगे धीरे धीरे धारा का मान बढ़ेगा। ये नहीं कि अचानक से विभव बढ़ाए और तुरंत धारा का मान बढ़ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ग्राफ ध्यान रखिएगा, ग्राफ इसका कर्व होता है, मतलब धीरे धीरे ये चेंज होता है। थोड़ी सी इसको भी देख लीजिए, कुछ टर्म्स और कंडीशन इसमें भी है कि भाई दिशा कैसी होती है। तो कोटर की चलने की दिशा हमेशा याद रखिएगा, कोटर की चलने की दिशा P से N की तरफ होती है और इलेक्ट्रॉन की चलने की दिशा N से P की तरफ होती है। ये गया कोटर और ये गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे बन क्या रहा है? डिप्लीशन लेयर। तो जब हम संधि को जोड़ के उसमें वोल्टेजता देते हैं तो डिप्लीशन लेयर क्या होती है? पतली हो जाती है। आगे देखिए, अब बोलते हैं भाई अक्षय परत क्या होती है। तो संधि के दोनों ओर एक बहुत पतली परत बनती है। जोड़ने पे जब हम P टाइप और N टाइप को जोड़ते हैं तो, और इस परत को हम क्या कहते हैं? अक्षय परत या डिप्लीशन लेयर कहते हैं। इसकी मोटाई कितनी होती है? 10⁻⁻⁶ होती है अक्षय परत। इसके बीच में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल संपर्क विभव, उत्पन्न वैद्युत वाहक बल संपर्क विभव या प्राचीर विभव कहते हैं, ठीक है। किसके? जब इसके बीच में जो विभव, मान लीजिए यहाँ पोटेंशियल क्रिएट होगा कि नहीं होगा, और इस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं? प्राचीर विभव। क्या कहते हैं भाऊ? ध्यान रखना, संपर्क विभव या प्राचीर विभव। और संपर्क विभव संधि के ताप पर निर्भर करता है। यदि इसका मान 0 से लेके कहाँ तक? 1.5 तक। इसका मान कहाँ से भाई? 0 से लेके 1.5 वोल्ट तक के बीच होता है। कितना वोल्ट तक के बीच होता है? 0.1 से लेकर 0.5 वोल्ट के बीच होता है, ठीक है। और आपको एक और चीज़ देख लेनी होगी कि अभी हम P टाइप और N टाइप की बात करें तो P टाइप और N टाइप हम कुछ इस प्रकार दिखा रहे थे। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो रहा था, इसमें कोटर हो रहा था, वैद्युत क्षेत्र की दिशा N से P की तरफ हो रही थी। वैसे ही आप थोड़ा सा सिंबल देख लीजिए, एनोड, ये जो P है ये आपको जो दिखाई दे रहा है, जूम कर देते हैं, ठीक है।
ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, ठीक है। पी टाइप को एनोड से जोड़ते हैं, एन टाइप को कैथोड से जोड़ते हैं और तब इसमें धारा का प्रवाह होता है, ठीक है, वरना इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। सेम चीज रिवर्स बायसिंग क्या होता है भाई? तो रिवर्स बायसिंग बहुत खतरनाक चीज नहीं है, बस उसमें फॉरवर्ड कर रहे थे, इसमें रिवर्स करेंगे। रिवर्स मतलब यहाँ पे एन को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, पी को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। खुद ही बात बताइए, इसमें क्या था? मुक्त इलेक्ट्रॉन थे और ये क्या है? प्लस। तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करने लगे? इधर। इसमें क्वार्टर थे और ये है माइनस, तो इलेक्ट्रॉन की क्वार्टर किधर मूव करने लगेंगे? इधर, जिसके कारण डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जो पहले डिप्लीशन लेयर यहाँ बना करती थी, अब वो डिप्लीशन लेयर कहाँ बनेगी? यहाँ तक बन जाएंगे, ठीक है। तो इससे धारा का प्रवाह नहीं होता है। अगर हम ऐसा करते जाते हैं, हम विभव का मान बढ़ाते जाते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि भंजक विभवांतर आता है और अचानक से बहुत कम मात्रा में धारा निकलती है। अचानक से बहुत कम वैल्यू में क्या प्रवाहित होती है? धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि रिवर्स या उत्क्रम अभिनत में या उल्टा क्रम में यदि हम किसी पीएन जंक्शन डायोड को जोड़ते हैं तो उसमें धारा का मान नहीं बढ़ता है और अचानक से बहुत वोल्टता बढ़ाने पे अचानक से उसमें धारा इंक्रीज करती है और वो बहुत कम होता है, ठीक है। जो हम बोले हैं सेम चीज आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए इस चीज को कहते क्या है। देखिए जैसे कि ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ग्राफ, इस ग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है कि सर जैसे जैसे आप वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, ठीक है, कम करते जाते हो, वैसे वैसे धारा का मान कम होने लगता है। और एक ऐसी स्थिति आती है कि अचानक से धारा प्रवाहित होता है और इस धारा का मान बहुत ज्यादा कम होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है। किसमें होता है? माइक्रो एम्पियर में। और जिस विभव पे ये होता है उसको एडवांस वोल्टेज या भंजक वोल्टेज कहते हैं। जिस विभव पे होता है उसे हम क्या कहते हैं? भंजक वोल्टेज कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? देखिए अगर स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो देन आप वीडियो को स्लो करके देखिए, क्योंकि इस समय जल्दी जल्दी चीज़ें निकलनी चाहिए, आप जल्दी से कवर कर पाओ। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप वर्ड सुनते रहो, आपको इजीली कवर होगा। नहीं कवर हो पा रहा है, वीडियो स्लो कर लो, फिर देखो, समझ में आएगा। देखो यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है कि भैया कुछ साधारण ताप पर यह क्षीण धारा या बहुत कम धारा प्रवाहित होता है। और यहाँ ये कहाँ से आती है? तो ये साधारण ताप, देखिए एक और चीज देख लीजिए, ये बहुत बच्चों का डाउट होता है भैया ये होता कहाँ से है। देखो साधारण ताप पर संधि के समय क्या होता है? संयोजी बंध साधारण ताप पर टूट जाता है, जिसके कारण सिंपल सी बात है 0 केल्विन पे बोले थे और उससे ऊपर बढ़ने पे 0 केल्विन पे नहीं, वो परम ताप है, ठीक है। अल्प संख्या में संधि पर क्वार्टर और मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं जो उदासीन रहते हैं, जिसके कारण बहुत क्षीण धारा उत्पन्न होती है। और यह क्षीण धारा किस में होती है? माइक्रो एम्पियर में होती है। हम अभी अभी आपको ये चीजें बताए थे, ठीक। ये वोल्टता बढ़ाने पर धारा का मान भी क्या होता है? नगण्य बना रहता है। और एक विशेष वोल्टेज पर यह ऐसी स्थिति आती है कि ये टूट जाता है और टूट के इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। और इसमें जो वोल्टेज होता है उसे एवलांस वोल्टेज या भंजक विभवांतर कहते हैं। जो चीज आपको हम बोले वही चीज ये एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक। कोई डाउट यहां तक? चलिए हाँ, पूछता है भाई विभव प्राचीर क्या होता है? विभव प्राचीर क्या होता है? तो अभी अभी बताया अक्षय परत के सिरों से जो विभवांतर होता है उसे विभव प्राचीर, जैसे हम बताए थे ना कि ये एन टाइप पी टाइप और ये अक्षय परत और इसके सिरों पे जो विभव होता है, पोटेंशियल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विभव प्राचीर बोलते हैं। क्लियर है? और जिसके कारण आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विभव प्राचीर के ही कारण आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इस प्रकार की संधि को हम क्या बोलते हैं? संधि डायोड एक स्विच के भांति कार्य करता है। किसके भांति कार्य करता है? स्विच के भांति। अगर फॉरवर्ड बायसिंग किए तो करंट फ्लो होगा, रिवर्स बायसिंग किए तो करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये टॉपिक है पीएन संधि डायोड का उपयोग। जैसा कि आप पीएन संधि पढ़ चुके हैं पीछे, तो पीएन संधि डायोड का उपयोग क्या है, हम कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं? देखिए इसको हम पीएन संधि डायोड को दृष्टकारी के रूप में उपयोग करते हैं, रेक्टिफायर के रूप में उपयोग करते हैं। दृष्टकारी मतलब कि हमने करंट का डायरेक्शन, मतलब करंट को चेंज कर दिया, मतलब एसी जो करंट है इसको हम डीसी में बदल दिए, ठीक। इसको बोलते हैं दृष्टकारी। क्लियर है? एसी करंट को किस में बदल दें? डीसी करंट में बदल दें, वो भी तरीके से।
किस किस प्रकार से हम ये बदल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। डीसी मतलब डायरेक्ट, यानी कि जो जैसे आप देखते हो कि पता तो नहीं चलता लेकिन हमारी करंट जो होती है एसी करंट कुछ ऐसे चलती है, ठीक है, और डीसी करंट क्या होती है, ऐसे चलती है, एक ही डायरेक्शन में। क्लियर? तो पीएन संध या पीएन संध दृष्टकारी के रूप में उपयोग होता है, ठीक है। ये दृष्टकारी दो प्रकार के पढ़ने वाले हैं हम, एक अर्ध तरंग दृष्टकारी, एक पूर्ण तरंग दृष्टकारी, ठीक है। अर्ध हाफ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, और ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अर्ध तरंग दृष्टकारी होता क्या है, चीजों को समझिएगा भैया। अर्ध तरंग दृष्टकारी को बनाने के लिए हम जो एक चीज रचना बता रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं कि आपको चाहिए क्या क्या, ठीक है। सिद्धांत बता दिए कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। अब कैसे करेगा ये चीज सुनिए। इसके लिए हमको एक अपचयी, थोड़ा ऊपर कर लेने दीजिए, ठीक है ना, एक अपचयी ट्रांसफार्मर लेना। अपचयी ट्रांसफार्मर क्या होता है कि अधिक विभव को कम विभव में बदल दे, ठीक है, या बड़े विभव को छोटे विभव में बदल दे, ऐसे ट्रांसफार्मर को अपचयी ट्रांसफार्मर कहते हैं। इस ट्रांसफार्मर को बनाने में जो कुंडली होती है L1, इसमें बहुत अधिक फेरो होती है तार की, लेकिन इसकी ये पतला होता है, और इसका फेरो की संख्या क्या होती है, ज्यादा कम होती है, लेकिन ये तार क्या होता है, मोटा होता है, और ये नर्म लोहा पड़ा होता है इसके बीच। अर्ध तरंग दृष्टकारी, अर्ध तरंग दृष्टकारी में क्या सीन था कि इसमें ट्रांसफार्मर लगे हुए थे, और ये ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर था, अपचयी ट्रांसफार्मर था। अपचयी ट्रांसफार्मर काम क्या करता है, बड़े विभव को छोटे विभव में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? अपचयी ट्रांसफार्मर काम क्या करता है, बड़े विभव को छोटे विभव में कन्वर्ट करता है। अब आगे की स्थिति को देखते हैं। इसको हम पीएन जंक्शन डायोड से कनेक्ट किए। पीएन जंक्शन डायोड से कनेक्ट किस प्रकार किया, और साथ में एक लोड रेजिस्टेंस लगाए, और यहाँ से लोड को निकालने के लिए, मतलब करंट को निकालने के लिए हमने 2 पॉइंट ले लिया, ठीक है। और यहाँ से डीसी धारा प्रवाहित होगी। हमने करंट दिया एसी, मिलेगा हमें क्या, डीसी, ठीक। हुआ कैसे, देखो हमें पता है कि जब एसी करंट चलती है तो प्लस और माइनस दोनों में चलती है। थोड़ा इस पहले प्लस हाफ के लिए हम बात करते हैं। जैसे इसमें धारा गया तो ये धारा के मान से यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल क्रिएट हुआ, यहाँ पे निगेटिव। अब हमको पता है ये पॉजिटिव है तो इधर वाली करंट पॉजिटिव होगी, और इधर वाली नीचे से जो करंट आएगी वो निगेटिव होगी, और इस समय एट द टाइम ये वर्क करेगा। पीएन जंक्शन डायोड, क्योंकि हमें पता था फॉरवर्ड बायसिंग है तो फॉरवर्ड बायसिंग पे वर्क करेगा, अगर रिवर्स बायसिंग होगी तो वर्क नहीं करेगा, ठीक। फॉरवर्ड बायसिंग ने ये वर्क किया, देन हमें जो यहाँ से करंट मिला वो करंट कैसा मिला, इस पे देख लीजिए। अभी हमको करंट पॉजिटिव मिला, लेकिन जैसे ये नेक्स्ट साइकिल आएगा तो जो प्लस था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, और जो माइनस था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। अब क्या होगा, अब यहाँ पे माइनस क्रिएट होगा, और दूसरे साइड से देखें तो यहाँ पे प्लस क्रिएट होगा। क्या इस समय धारा प्रवाहित होगी, नहीं सर, इस समय धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो फर्स्ट हाफ में धारा प्रवाहित हुई, सेकेंड हाफ में धारा प्रवाहित नहीं हुई, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे क्या देख सकते हो कि सर अभी तो नहीं हुआ कुछ, नेक्स्ट वाले में देखते हैं। फिर अगले हाफ में, अगले प्लस में यहाँ पे चेंज हो गया, और ये प्लस हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर यहाँ पे ये प्लस हो गया, और दूसरा वाला एन क्या हो गया, माइनस हो गया, जिसके कारण धारा प्रवाहित होने स्टार्ट, ठीक है। तो इस तरह अगर धारा प्रवाहित होती रही तो धारा प्रवाहित होने के कारण इसमें आपको ऐसा कुछ मिलता रहेगा। और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो जहाँ आप झालर वगैरह देखते हैं, जो झालर वगैरह चलता है बुक 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 वाला, वो इसी पे वर्क करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। बाकी जो हम बताए हैं सेम चीज़ आपको लिखना है, और नोट्स में ये अवेलेबल है। जो भी चीज़ हम बताए हैं आपको ये नोट्स में पूर्णतः मिल जाएगा। अब बात आती है पीएन संध डायोड या पूर्ण तरंगधारी, पूर्ण तरंग दृष्टकारी। पूर्ण तरंग दृष्टकारी मतलब, पूर्ण तरंग दृष्टकारी मतलब क्या होता है कि ये किस तरह वर्क करने वाला है, ठीक है। देखिए ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया। अभी ये कैसे वर्क करेगा, तो फिगर पे आते हैं हम, फिगर की बात करते हैं। इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है, अपचयी, इसमें
उसमें उपचयी था, इसमें अपचयी था। ये छोटे विभव को बड़े विभव में बदलेगा, वो बड़ा विभव को छोटे विभव में बदल रहा था, छोटे विभव को बड़े विभव में बदल देगा। बदलेगा कैसे? देखिए वहाँ पे सिर्फ एक पीएन जंक्शन डायोड था, यहाँ पे दो पीएन जंक्शन डायोड इस प्रकार से लगाएंगे कि ऊपर वाले में एक पीएन जंक्शन डायोड लगा दिया, नीचे वाले में इसको D1 नाम दे दिया, इसको D2 नाम दे दिया। अब सीन क्या होगा कि हमें पता है कि जब धारा प्रवाहित होगी तो पहले प्लस हाफ में क्या होगा, देखिए फर्स्ट हाफ में क्या होगा, धारा प्रवाहित हुई तो ये प्लस हुआ, नीचे वाला क्या हुआ माइनस। चलो प्लस हुआ तो ये पूरा इधर से प्लस जाएगा कि नहीं जाएगा, और इधर से क्या जाएगा माइनस। तो चलो ये प्लस हुआ तो ये भी क्या हुआ प्लस, अगर ये प्लस होगा तो नीचे से माइनस भी तो जा रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा ये माइनस इसको क्या कर देगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। और फॉरवर्ड बाइसिंग में हम क्या पढ़ते हैं, बाइसिंग में कि जो धारा होती है वो प्लस से माइनस की तरफ जाती है, तो ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ, और धारा बहेगी तो ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, हाँ सर फॉरवर्ड बाइसिंग में वर्क करता है। चलो बात करते हैं नीचे वाले की। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में कौन वर्क किया, D1 वर्क किया। D1 वर्क करने के कारण ये हाफ किसके कारण बना, D1 के कारण बना। सेकेंड D2 क्या होगा, D1 ऑन होगा तो D2 क्या होगा भाई, D2 ऑफ होगा। D1 जब ऑन होगा तो D2 क्या होगा, ऑफ होगा। सेकेंड टर्म में फिर देखो, सेकेंड टर्म में सेकेंड हाफ में क्या होगा कि अब जब ये निगेटिव में आ गया तो चेंज हो जाएगा साइन, जो प्लस था वो माइनस में, जो माइनस था वो प्लस में। अब सीन क्या होगा, जो माइनस था वो प्लस में होने के कारण अब यहाँ पे माइनस तो ये क्या माइनस, यहाँ पे प्लस तो ये क्या प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। अब सीन बताओ सर इसमें धारा बहेगा, क्यों बहेगा, क्योंकि ये प्लस है सर, और पी टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव रहता है और एन टर्मिनल हमेशा क्या होता है निगेटिव, तो धारा का प्रवाह ऐसे हो गया। और यहाँ पे हम लोड रेजिस्टेंस लगाएं तो यहाँ से हम वोल्टता निकालेंगे, और यहाँ से जो वोल्टता निकलेगी वो कैसे निकलेगी, डीसी। अब सीन क्या होगा, अब बताओ, अब सर D2 ऑन होगा और D1 ऑफ होगा, क्लियर है। और इस क्रम में ऐसे ही धारा निकलती रहेगी, और ये धारा हमेशा जो डीसी होगी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट? तो बाकी का वीडियो आपको आगे मिलेगा, जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ तक का आप वो अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, नोट्स अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू।